इस क्लास 12 वेलकम टू सिंपली कॉमर्स वंस अगेन। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में समझा, राइट। और वो दोनों कंसेप्ट बहुत ज़रूरी थे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आने के लिए, दैट इज़ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एंड EBIT EPS एनालिसिस। एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेंगे, उसके थ्रू हम लोग इस एनालिसिस को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये क्लास 12 हम लोगों ने लास्ट वीडियो में फाइनेंशियल लिवरेज और फाइनेंशियल रिस्क को अच्छी तरह से समझा। फाइनेंशियल लिवरेज क्या था, एक थोड़ा सा रिकैप करते हैं। फाइनेंशियल लिवरेज में हमने ये समझा कि हम फाइनेंशियल लिवरेज होता क्या है कि कितना आपने डेट रख रखा है अपने कैपिटल में, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी। हमने ये इसका फॉर्मूला पढ़ा, मतलब आपके टोटल कैपिटल में डेट कितना है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि आपके टोटल कैपिटल में फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट वाले जो सोर्सेज हैं वो कितने हैं। तो ये फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट सोर्सेज, ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट वीडियो में अच्छी तरह से समझाई, राइट। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, मैंने आपको कहा था कि फाइनेंशियल लिवरेज जैसे किसी भी चीज़ को उठाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसी तरह ही फाइनेंशियल लिवरेज भी क्यों किया जाता है, एक फाइनेंशियल मैनेजर क्यों यूज़ करता है, मतलब वो डेट को ज़्यादा से ज़्यादा क्यों अपनी कैपिटल में इंक्रीज़ करता है, ताकि वो किसको इंक्रीज़ कर सके, इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को इंक्रीज़ कर सके। मतलब एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा डेट को अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज में यूज़ कर रहा है ताकि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को ज़्यादा डिविडेंड दे सके। अब ये चीज़ तो बड़ी अजीब सी है, एक तरफ मैं कहती हूँ कि डेट को यूज़ करे जिससे इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा, तो ये कैसे होगा। ऑल द स्टूडेंट्स आर सरप्राइज, ये कैसे होगा। तो बेटा ये चीज़ होती है, जितना आप डेट को अपने कैपिटल में बढ़ाते हैं उतना आपका चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ता है, मतलब उतना आपको कम देना पड़ेगा, आपको जो कॉस्ट है उतनी कम पड़ती है, और इसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ जाता है और सारा का सारा इक्विटी को चला जाता है। तो ये हम कैसे समझेंगे, ये होता कैसे है, इसके लिए हम एक कंसेप्ट समझेंगे ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, और उसके बाद EBIT EPS एनालिसिस भी करेंगे। तो सबसे पहले ट्रेडिंग ऑन इक्विटी क्या है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी वो सिस्टम है जिसमें क्या होता है, यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, डेट को इंक्रीज़ किया जाता है ताकि, या फिर मैं एक और वर्ड भी इसके लिए यूज़ कर सकती हूँ, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि ये वर्ड भी हम यूज़ करते हैं, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमारी कौन सी होती हैं, लास्ट वीडियो में देखेंगे आप, तो आपको पता होगा अगर आपने देखी होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल हमारी डिबेंचर्स और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और बोरोड फंड होते हैं, क्योंकि इन पे रिटर्न फिक्स होता है कि इतना फिक्स रिटर्न इनको देना ही है कंपनी ने, इसलिए इनको फिक्स्ड फाइनेंशियल कॉस्ट या फिर इनके जो कॉस्ट को फिक्स फाइनेंशियल कॉस्ट कहा जाता है। तो ये फिक्स फाइनेंशियल कैपिटल होती है। तो अब ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि फिक्स फाइनेंशियल कैपिटल को बढ़ाइए ताकि इक्विटी शेयर होल्डर्स डिविडेंड को भी बढ़ाया जा सके, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, मैम फिर फाइनेंशियल लिवरेज क्या था। फाइनेंशियल लिवरेज तो सिर्फ ये बताता था कि कितना आपका फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल है पूरे टोटल कैपिटल में, सिर्फ वो बताता था। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी ये कहता है कि कितना आप अपने फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को इंक्रीज़ करें, कितने डेट को इंक्रीज़ करें अपने टोटल कैपिटल में, ताकि आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ़ायदा पहुंचा सके। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। एक बार इसका मीनिंग पढ़ते हैं। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मीन्स टू रेज फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल। हम कितना रेज करें फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल को, ताकि on the basis of equity share capital so as to increase the income of equity shareholders, ताकि हम इक्विटी शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज कर पाएँ, राइट। अब ये हम कैसे समझेंगे EBIT EPS एनालिसिस से, पर इस एनालिसिस को करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए EBIT क्या है, EPS क्या है। तो वापसी हम इसको इजी वाले मेथड से समझते हैं। दोबारा उस सीक्वेंस को याद कीजिए, मैंने आपको क्या सीक्वेंस बताया था। कंपनी को प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट को सबसे पहले वो किसको देती है, इंटरेस्ट देती है, जितने भी बोरोड फंड या डिबेंचर्स हैं इंटरेस्ट पेमेंट होता है। चलिए मैं लिखती हूँ, ये कंपनी को हुआ प्रॉफिट के बाद सबसे पहले वो क्या करेगी, इंटरेस्ट देगी, मतलब जितने बोरोड फंड हैं या फिर जितने डिबेंचर्स हैं उन सबको इंटरेस्ट दिया जाता है।
जो बचता है उस पर टैक्स दिया जाता है, जो बचता है प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाता है, ये भी फिक्स होता है हमारा। और फिर जो ये सारा का सारा बच गया, ये क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ये सारा डिविडेंड जो बचा वो इक्विटी शेयर होल्डर्स का होता है। ये डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जाता है। सपोज अब इमेजिन करते हैं, इसके लिए एक न्यूमेरिकल वाला एग्जांपल लेते हैं। तो सपोज प्रॉफिट हुआ 5 लाख का, 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। जो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट देना था वो सपोज 50,000 का था, तो 50,000 चला गया यहाँ पर। तो फिर कितना बचा, दैट इज़ 4,50,000। 4,50,000 पे हम सोचते हैं सपोज 10% टैक्स देना था, तो 10% टैक्स हो गया 45,000। तो कितना प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए बचा, 4,05,000। और प्रेफरेंस डिविडेंड भी फिक्स होता है, इनको भी सपोज इनको देना था 10%, ठीक है ना, इनका इंटरेस्ट भी फिक्स होता है। तो सपोज इनको भी 10% देना था, या कोई भी फिक्स हम ले लेते हैं, कोई भी अमाउंट फिक्स ले लेते हैं कि यस इनको देना था। सपोज इनको देना था 5,000 रुपीज़ सपोज, तो चलिए इसको दे दिया 5,000 रुपीज़, या 55,000 कर लेते हैं हम लोग। ये लीजिए 55,000 रुपीज़ दे दिया। तो अब कितना पैसा बचा एक कंपनी के पास, एक कंपनी के पास बचा दैट इज़ 3,50,000। मतलब ये 3,50,000 रुपये इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में बांट दिए जाएंगे। फिर से समझिए, सबसे पहले प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के बाद इंटरेस्ट दिया जाता है उसी में से, फिर जो इंटरेस्ट दे के जो बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ पर मैंने 10% टैक्स कैलकुलेट करके दिखाया। किस पे टैक्स कैलकुलेट होता है, जो इंटरेस्ट देने के बाद पैसा बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। तभी तो हम कहते हैं डिबेंचर्स क्या है, हमारे टैक्स डिडक्टेबल सोर्स हैं, ये हमारी कॉस्ट को कम करते हैं, राइट। चलिए इसके बाद हम क्या करते हैं, जो प्रेफरेंस डिविडेंड देना होता है ये भी रेट फिक्स होती है। सपोज इतना था, हमने प्रेफरेंस डिविडेंड दे दिया, और जितना पैसा बच गया वह सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। अब इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, और ध्यान रखना सपोज हमारे 35,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, मतलब जो इक्विटी शेयर्स हैं वो 35,000 हमने इशू किए हैं। तो ध्यान रखना बेटा, ये 3,50,000 आपके पास बचा था, या मैं यहीं पे ही कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। आपके पास 3,50,000 बचा था। 3,50,000 आप कितने लोगों में बांटने वाले हैं, कितने शेयर होल्डर्स हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स। आपने कहा कि 35,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ये नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। आपने इक्विटी शेयर जो इशू किए वो आपने 35,000 इशू किए थे, और डिविडेंड आपने उनको इतना देना है ना। तो इसका मतलब ये जो 3,50,000 हैं, ये 35,000 मतलब 35,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो फिर एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलेंगे, तो एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिलने वाले हैं, दैट इज़ 10 रुपीज़। तो आप कहेंगे कि मैम ये 3,50,000 जो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए पैसे बचे थे, ये हमने 35,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स में बांट दिए, तो हर एक शेयर होल्डर को कितने पैसे मिले, 10 रुपीज़ मिले। हाँ, अब इन्हीं में हम देखते हैं ये इनको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, EBIT और EPS को। EBIT क्या होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। EBIT क्या होता है, अगर मैं इसको फुल फॉर्म देखूं तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, दैट इज कॉल्ड EBIT। तो EBIT क्या है, यही तो EBIT है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका क्या मतलब है, देखो बेटा, ये अर्निंग वही तो है जो इंटरेस्ट और टैक्स को डिडक्ट करने से पहले है, वही बात हो गई ना EBIT। तो EBIT क्या है, ये वही प्रॉफिट है जिसमें अभी इंटरेस्ट और टैक्स डिडक्ट नहीं किया गया है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ये है EBIT, ठीक है, जिसमें से पहले इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, फिर टैक्स माइनस किया जाता है, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, और फिर जो बच गया वो इक्विटी के लिए, राइट। अब हम EBIT वर्ड समझ चुके हैं। देन मुझे आपको समझाना है EPS क्या होता है। EPS की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा, EPS की फुल फॉर्म ये होती है अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग पर शेयर का मतलब ये है कि एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिले। तो ये तो हमने निकाला है अभी, 10 रुपीज़ मिले। कैसे निकाला, जितना भी डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स, ऐसे ही तो निकाला। जितना डिविडेंड आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
तो ये कैसे निकाला, इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड बच गया था ये रहा वो, और फिर वो सबके सब इक्विटी शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जाएगा। हमारे 35,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, तो इसका मतलब हर एक शेयर होल्डर को कितना मिला, 10 रुपीज़, या फिर अर्निंग पर शेयर, एक शेयर की अर्निंग कितनी हुई, दैट इज़ 10 रुपीज़। तो ये है EPS। तो मतलब ये हुआ कि हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, EBIT से। हमने स्टार्ट किया EBIT से, फिर धीरे धीरे करके हम कहाँ पर पहुँच जाते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड पे। इक्विटी शेयर होल्डर को डिवाइड कर दे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से, तो आपका EPS पे निकल आता है। मतलब EBIT और EPS दोनों कंसेप्ट क्लियर। अब हम ये समझने वाले थे, वापसी अपने पॉइंट पे आते हैं, हम ये समझने वाले थे कि कैसे एक फिक्स कॉस्ट कैपिटल डेट को इंक्रीज़ करने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड ज़्यादा कैसे मिलता है। तो हम वो कैसे समझेंगे, हम करेंगे EBIT EPS एनालिसिस करेंगे कि अगर इतना प्रॉफिट होता है तो कितना EPS, कितना, और कैसे हम सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को रेज करें, ये सब कुछ, राइट। इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझना। और ये चीज़ें तो मुझे समझाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेंगी, इसमें मुझे आपके लिए ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें आप समझ चुके हैं। मैं आपको जब स्टार्टिंग से करा रही हूँ तो ये सीक्वेंस तो आप बिल्कुल रट चुके हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस तो रटा हो चुका होगा आपको कि पहले ये, इस टाइम तो आप भी मुझे बता सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है मैम, राइट। चलिए अब हम देखते हैं। अब मैं 2 सिचुएशन लेने वाली हूँ। एक सिचुएशन में मैं डेट बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ, सारे के सारे इक्विटी शेयर्स इशू कर दूँगी, ठीक है। और दूसरे में मैं क्या करूँगी, डेट भी लूँगी और इक्विटी भी लूँगी, राइट। तो अब पहले में हम ये देखेंगे कि अगर हम डेट नहीं लेते कैपिटल में तो फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलता है। और जब हम डेट को लेते हैं, हमने कहा ना कि डेट को बढ़ाओगे तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ता है, तो फिर हम दूसरी सिचुएशन में देखेंगे कि डेट को लेते हैं तो इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड कैसे बढ़ जाता है। तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक सपोज एक कंपनी है, कंपनी ने टोटल कैपिटल जो अरेंज की है, जो कैपिटल है उसकी, वो 30 लाख रुपीज़ है, ठीक है, 30 लाख रुपीज़। और उसका जो EBIT है वो है 2 लाख रुपीज़। EBIT का क्या मतलब हुआ, वो तो आप समझ चुके हैं, मतलब उसने जो प्रॉफिट अर्न किया है इस साल वो 2 लाख रुपीज़ है, राइट। चलिए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा आपको समझने में, पहले छोटा एग्जाम्पल से जल्दी समझ आता है आपको। तो इसको 10 लाख ले लेते हैं, ठीक है। अब टैक्स रेट क्या चल रहा है, क्योंकि हमें तो टैक्स रेट भी तो चाहिए है ना, तो टैक्स रेट भी हमने इमेजिन करी है, दैट इज़ 30% टैक्स रेट, राइट। अब हम पहली सिचुएशन लेते हैं। पहली सिचुएशन में हम ये बोलते हैं कि 10 लाख का 10 लाख पूरा हमने इक्विटी शेयर से पैसा अरेंज किया है। जो हमने एक शेयर था वो 10 रुपये का था, इसका मतलब हमने कितने इक्विटी शेयर इशू किए होंगे, दैट इज़ 1 लाख, क्योंकि 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपीज़ का एक था तो 10 लाख रुपए हमें मिल गए, राइट। तो अब मैं ये लेके चल रही हूँ पहली सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन, जहाँ पर मैं जो टोटल कैपिटल जो ले रही हूँ, रेज कर रही हूँ, वो टोटल कैपिटल रेज कर रही हूँ मैं इक्विटी से। तो इक्विटी में मैंने क्या किया, 10 लाख मुझे अरेंज करने हैं, तो मैं ऐसा करती हूँ 1 लाख के इक्विटी शेयर्स को इशू कर देती हूँ। और अगर 1 लाख का इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय 10 रुपये का एक है, तो मेरे पास 10 लाख रुपीज़ आ जाएंगे, ठीक है। मैंने ऐसे किया और पैसा अरेंज कर लिया इक्विटी शेयर से, राइट। अब फर्स्ट कंडीशन करते हैं, हम अपना EBIT EPS एनालिसिस करते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। यस, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सम। पहला सिचुएशन जहाँ पर टोटल का टोटल इक्विटी शेयर से मैंने पैसा अरेंज कर लिया, 10 लाख, पूरा 10 लाख में मैंने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किया, 10 रुपये का एक था, 10 लाख रुपए मिलेंगे। मेरे को दूसरी सिचुएशन भी लेनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। दूसरी सिचुएशन में मैं क्या करती हूँ, डेट को भी इशू करती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि दूसरी सिचुएशन में मैं सारा पैसा इक्विटी से नहीं लेने वाली हूँ, मैं कुछ डेट भी लूँगी, मतलब डेट से भी अरेंज करूँगी।
तो अब दूसरी सिचुएशन में मैंने क्या किया, ये मेरी सेकंड सिचुएशन है। तो सेकंड सिचुएशन में मैंने क्या किया, टोटल कैपिटल 10 लाख की ही ली है, लेकिन इस टाइम मैं इक्विटी भी लूँगी और डेट भी। अब मैंने डेट इशू कर दिया या डिबेंचर इशू कर दिया, कुछ भी कह सकते हैं। 4 लाख के डेट इशू कर दिए और उस पर जो इंटरेस्ट था वो 10% था, सपोज 10% इंटरेस्ट पे इशू किया। और साथ में इक्विटी कितने की इशू कर दी, मैंने इक्विटी इशू करी दैट इज़ ऑफ 6 लाख, क्योंकि टोटल 10 लाख रुपये चाहिए थे, 10 लाख रुपीज़ चाहिए थे 4 लाख की, तो मैंने डेट इशू कर दिया। तो इक्विटी कितने की रहेगी, 6 लाख की। क्योंकि 6 लाख की है और एक शेयर 10 रुपये का है, तो नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स कितने होंगे, 60,000। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देती हूँ कि 60,000 शेयर होल्डर्स होंगे और एक शेयर 10 का है, तो इस हिसाब से मुझे 6 लाख रुपए मिल जाएंगे। यहाँ पे भी 10 लाख। तो अब हम अपनी सिचुएशन फर्स्ट लेके चलते हैं। सिचुएशन फर्स्ट क्या कहती है कि हम लोग EBIT से स्टार्ट करते हैं। अब आप मुझे बताते जाएंगे या अपनी नोटबुक लीजिए और आप अपनी नोटबुक में भी ये कर सकते हैं कि कैसे करना है, कैसे हम सीक्वेंस को अडॉप्ट करने वाले हैं। तो आई विल टेक EBIT फर्स्ट। पहला केस, सारे के सारे आपने शेयर्स इशू किए हैं। ये मैं फर्स्ट केस लेके चलती हूँ, ये मैं सेकंड केस लेके चलती हूँ। हमारा EBIT दोनों में मैं सोच रही हूँ कि दोनों में दिखाऊंगी आपको कि भाई किस में कैसे फ़ायदा होता है। तो EBIT क्या है, हमारा प्रॉफिट सपोज 2 लाख है, तो हमने यहाँ पे EBIT लिया हुआ है 2 लाख। 2 लाख प्रॉफिट अर्न किया इस बार मैंने, या कंपनी ने भी कह सकते हैं 2 लाख। तो हमें पता है सबसे पहले क्या माइनस करते हैं, सबको याद हो गया होगा अब तक, तो इंटरेस्ट माइनस करते हैं। बट प्रॉब्लम इज़ दैट इंटरेस्ट किसको दे, डिबेंचर तो इशू किए नहीं हमने फर्स्ट केस में, तो यहाँ इंटरेस्ट होगा नहीं। यहाँ मैं लिख देती हूँ इंटरेस्ट, लेकिन मैं इसको डिडक्ट नहीं करती। क्यों, ये तो निल है, इंटरेस्ट तो है ही नहीं। डिबेंचर तो फर्स्ट केस में हमने इशू किए ही नहीं, किसको देंगे, राइट। तो यहाँ हमने इंटरेस्ट नहीं दिया। चलिए, अब पूरा का पूरा मेरा 2 लाख रुपये बच गया। अब जल्दी बताइए नेक्स्ट हम क्या करते थे, टैक्स डिडक्ट करते थे। तो यहाँ पर जो हमारा टैक्स है वो है 30%। तो यहाँ पर टैक्स बैठेगा आपका 60,000। 2 3 6 दैट इज़ 60,000। अब आपके पास कितना बच गया, आपके पास बच गया 1,40,000 रुपीज़। अब ये पूरा 1,40,000, अब इसमें से प्रेफरेंस भी होना था, बट हम प्रेफरेंस लेके नहीं चलते हैं, यहाँ पर हमने इक्विटी ही ले लिया। तो ये पूरा का पूरा 1,40,000 रुपये किसको मिलने वाला है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलने वाला है। तो आप कहेंगे कि ये डिविडेंड तो मैम इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, ठीक है। तो आई विल से ओके, वेरी गुड, ये पूरा इक्विटी को मिलेगा। लेकिन मैं अब आपसे पूछूंगी EPS बताओ, अर्निंग पर शेयर क्या है, मतलब एक शेयर होल्डर को कितने रुपए मिलेंगे, ये काउंट करके बताओ। तो आप मुझे कहेंगे कि मैम EPS क्या होता है, जितना डिविडेंड मिलने वाला है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स। नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स यहाँ पर कितने थे बेटा, 1 लाख है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर्स इशू किए थे आपने। तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ़ इक्विटी शेयर्स क्या है, 1 लाख। तो आप इसको 1 लाख से डिवाइड कर देंगे, है ना। 1 लाख लोगों को देने हैं आपने 1,40,000 रुपये। तो हर एक शेयर होल्डर्स को कितने रुपीज़ मिलने वाले हैं, 1.40, मतलब 1 रुपये 40 पैसे हर एक शेयर होल्डर को मिलेंगे, दैट इज़ अर्निंग पर शेयर। तो ये केस था जहाँ पर हम डेट इशू नहीं कर रहे थे, तो यहाँ पर एक इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपये 40 पैसे मिलते हैं। दूसरा केस लेके चलते हैं। दूसरे केस में हम चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस मतलब डेट को भी इंक्लूड करते हैं। दूसरे केस में मैंने क्या किया, वो जो 10 लाख का अरेंज किया था वो मैंने 4 लाख तो मैंने अरेंज किया डेट से और 6 लाख इक्विटी से अरेंज किया। तो अब देखते हैं यहाँ पर सेम सीक्वेंस फॉलो करते हैं। अगर EBIT हमारा 2 लाख ही है, ये लो 2 लाख रुपये। इंटरेस्ट, हाँ, क्योंकि यहाँ पर हमने डिबेंचर इशू किए हैं, डिबेंचर्स या डेट, उस पर तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे 4 लाख पे 10%, लास्ट की 0 काट दो, 10% निकाला हो तो 4 लाख का 10% हो गया 40,000। तो आप कहेंगे मैम यहाँ पर 40,000 इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नाउ 1,60,000 हमारे पास बचेंगे। फिर टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कितना बैठेगा, हमेशा टैक्स क्या कब निकालते हैं, जब इंटरेस्ट दे देते हैं, जो बचता है उस पर टैक्स कैलकुलेट होता है। टैक्स कितना है हमारा, 30% है ना। तो टैक्स 30%, तो 160 का 30%, 16 3 is 48, तो ये हो गया 48,000। अब देखो यहाँ से भी आप समझ सकते हो, जब मैं कहती हूँ ना चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, ये हमारा टैक्स बचाता है, डिबेंचर या डेट टैक्स बचाते हैं। देखो यहाँ पे बचाया टैक्स, कहाँ आप 60,000 रुपये टैक्स दे रहे थे और कहाँ 48,000 रुपीज़ दे रहे हैं, ठीक है। हम तो एक छोटे से एग्जांपल 2 लाख लेके चल रहे हैं, लोग
जो प्रॉफिट होते हैं वो तो करोड़ों अरबों में होते हैं, तो इसमें कितना टैक्स सेव हो जाता होगा, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिबेंचर चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस है, क्योंकि हमारा टैक्स सेव करते हैं। अब देखिए 48,000 इज़ द टैक्स, देन कितना बचा, दैट इज़ 1,12,000। अब आप ये बोलेंगे कि मैम ये पूरा का पूरा 1,12,000 इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड में मिलेगा। आई विल से यस, वेरी गुड। मैं कहूँगी ठीक है, अब ये तो आपने निकाल दिया, अब मुझे EPS भी निकाल के दिखाइए। तो आप मुझे कहेंगे कि मैम 1,12,000 जितना हम उनको डिविडेंड दे रहे हैं और कितने लोग हैं, जितने लोगों में बट रहा है उससे डिवाइड कर दें तो हमें पता चलेगा EPS कितना है। ध्यान रखेंगे इस बार हमारे इक्विटी शेयर 60,000 थे। क्यों? क्योंकि हमने डेट भी इशू किया था। तो अब मैं इसको 60,000 से डिवाइड कर दूँगी। $1.8 समथिंग, ठीक है। 6 1 6 एंड 5 6 8 48, 6 6 36 समथिंग। तो 1.86, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इक्विटी शेयर होल्डर को 1.86 रुपीज़ मिल रहे हैं और वहाँ पर कितना मिल रहा था 1.40। तो ऐसा क्यों हुआ बेटा? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वही चीज़ जो मैं आपको बता रही थी कि आप जितना डेट बढ़ाते जाएंगे, जितना चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पर डेट बिल्कुल नहीं था। इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना मिल रहा था 1.40, ₹1.40। और जब मैंने यहाँ पर डेट को बढ़ाया तो जैसे ही डेट आया, चीपेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस आया, उसने क्या कर दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स के डिविडेंड को इंक्रीज़ कर दिया और यहाँ पर उसको मिला 1.86। तो यहाँ से हमने प्रूव किया EBIT EPS पे एनालिसिस से कि जितना आप अपने कैपिटल में, मतलब ये टोटल कैपिटल थी ना 30 लाख, उसमें आप जितना डेट इंक्रीज़ करते जाएंगे उतना ही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये हमने प्रूव करके भी दिखा दिया। लेकिन इसके साथ एक और कंडीशन है, ये ध्यान रखेंगे। वो कंडीशन क्या है कि ये ट्रेडिंग ऑन इक्विटी हमें फ़ायदा सिर्फ तब देती है जब हमारा रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे डेट के परसेंटेज से ज़्यादा हो। अब आप मुझे फिर कहेंगे मैम आपने फिर से कंफ्यूज कर दिया और फिर से एक नया टिपिकल सा टॉपिक लेके आ गए, अब इसमें हमारा दिमाग ख़राब होगा। नहीं होगा बेटा दिमाग ख़राब। अब ये देखो कितना इजी लगा आपको। अब जब हम लास्ट वीडियो में करे थे तो आपको समझ नहीं आया था डेट कैसे बढ़ के इक्विटी शेयर होल्डर का कैसे डिविडेंड बढ़ जाएगा। अब देखो कितना ईजी हो गया, डेट बढ़ गया, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड बढ़ गया, ये चीज़ हमने आपको दिखा दी। तो नेक्स्ट अब हम टॉपिक क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, इसी को ही कंटिन्यू करेंगे और हम ये करेंगे कि ये सिर्फ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी उसी टाइम भी बेनिफिशियल है जब आप क्या करते हैं, उसी टाइम बेनिफिशियल है जब हमारा रेट ऑन रिटर्न या रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो गया, जब हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे डेट के इंटरेस्ट से ज़्यादा हो। ठीक है, ये भी एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है। कई बार लैंग्वेज से लगता है यार ये तो बहुत टफेस्ट चीज़ हो गई, ये चीज़ समझ में आएगी नहीं आएगी, बहुत सिंपल से 2 लाइन की चीज़ है। तो ये हम पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इस टाइम मैं आपको और कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो आप ऐसे और से एग्जांपल लीजिए और करके भी देखिए। तो ईजीएस्ट कंसेप्ट था, एक बार नहीं समझ आ रहा आप दूसरी बार वीडियो देखिए, 100% आपको आएगा। और वो जो व्यूअर्स जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरी लास्ट की वीडियोज़ को देखते जा रहे हैं, उनको 100% ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बल्कि उन्होंने खुद ही ये कंसेप्ट को सॉल्व किया होगा। राइट, चले अब इसके बाद इस टॉपिक को यहीं पे, इस वीडियो को यहाँ एंड करते हैं। टॉपिक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे, इसकी एक कंडीशन लेके चलेंगे। राइट, अब अगर पसंद आया फिर से वही चीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राइट, अच्छा चलिए आज के लिए बस इतना एंड लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।